आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये टॉपिक है। बंगाल का विभाजन आधुनिक भारत के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1905 का जो बंगाल का विभाजन है ये वास्तव में एक रिजल्ट ओरिएंटेड घटना थी। इसने आधुनिक भारत के इतिहास को दो भागों में बांट दिया। 1905 के इस आंदोलन के बाद वो घटनाओं का वो सिलसिला प्रारंभ हो गया जिसने इस देश की जनता को आंदोलन के मोड पर ला दिया। ये तो आप देखेंगे भारत की जनता कभी आंदोलन नहीं करती थी। 1857 के विद्रोह में भी जनता का कोई सक्रिय सहयोग नहीं था। जो कुछ भी आंदोलन होते थे, जो कुछ भी सुधारवादी आंदोलन होते थे वो कुछ व्यक्ति विशेष तक सीमित होकर के रह जाते थे, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां। लेकिन जनता का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था। 1905 के इस बंगाल विभाजन आंदोलन ने जनता को तैयार कर दिया और जनता ऐसी तैयार हुई कि इसके बाद आप देखेंगे 1905 के बाद आंदोलनों का सिलसिला प्रारंभ हो गया और सिलसिला प्रारंभ होते होते हम उस रास्ते पर पहुंच गए जो देश को आज़ादी के रास्ते पर ले जाता था। बस यहीं से, इसीलिए मैं बंगाल के विभाजन को एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानता हूं। तो आइए हम देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में विस्तार से जानकारी। लेकिन अगली स्लाइड दिखाने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा व्याख्यान देना चाहूँगा, है ना भाई। प्रवचन तो बहुत जरूरी है। सीधे सीधे स्लाइड दिखा दूं और पढ़ के सुना दूं तो कोई लेक्चर थोड़ी होता है। लेक्चर तो उसी को बोला जाता है जिसमें प्रवचन होते हैं। तो भाई ये जो प्रवचन है इनको सुने आप ध्यान से। 1905 के बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि क्या थी। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि 1857 का विद्रोह हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर के लड़ा था, ठीक है ना। ये हिंदू मुस्लिम एकता ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ देना। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर ब्रिटिश शासन आ चुका था और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन अमली जामा पहनाया गया इस बंगाल विभाजन की घटना के साथ। लॉर्ड कर्जन को जब भारत का वाइसराय बना करके भेजा गया तो कर्जन को स्पष्ट निर्देश था कि आपको हिंदुस्तान में जाकर के फूट डालो राज करो की नीति का क्रियान्वयन करना है। कर्जन की नज़र बंगाल पर थी। मैं आपको बता दूं, बंगाल हमेशा से हिंदुस्तान का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रांत रहा है। पहले भी आपने देखा होगा 1717 के फर्रुख शेर के फरमान के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे बंगाल पहुंची। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल पर अपना राजनीतिक नेतृत्व स्थापित कर लिया। वो जानते थे कि बंगाल, हिंदुस्तान की जान बंगाल में है, ठीक है ना। जैसे दैत्य की जान तोते में होती है तो ऐसे हिंदुस्तान की जान बंगाल में थी और अंग्रेज समझ गए कि बंगाल की इस यूनिटी को तोड़ना बहुत जरूरी है। दरअसल में बंगाल की अपनी एक विशेषताएं थी। वो विशेषताएं कमोबश बंगालियों में आज भी हैं। लॉर्ड कर्जन ने देखा कि भाई बंगालियों में तो कम्युनल हार्मोनी बहुत ज़बरदस्त है। बंगाल का हिंदू हो या मुसलमान, उनकी भाषा एक ही है, बंगाली। उनका भोजन एक ही है, माछेर झोल। उनका पहनावा तक एक जैसा है, धोती कुर्ता। इवन एक बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमान साथ में जा रहे हों तो लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते थे इसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। ऐसी जबरदस्त एकता बंगालियों में थी। तो बंगाल से दो खतरे थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को। एक तो बंगाल में हिंदू मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द का भाव और दूसरा जो क्रांतिकारी तत्व था वो था बंगाली हिंदू, ठीक है ना। अब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को इस तरीके से विभाजित किया कि हिंदू बंगाल अलग बन गया, मुस्लिम बंगाल अलग बन गया। मतलब धर्म के आधार पर राज्य को बांट दिया। बंगाली हिंदू, हिंदू बंगाल में भी अल्पसंख्यक था, बंगाली हिंदू मुस्लिम बंगाल में भी अल्पसंख्यक था। तो कुल मिलाकर के उन्होंने हिंदू मुसलमानों को तो आपस में बांटा ही,
बंगाली हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक कर दिया। और इन सब के पीछे उद्देश्य एक ही था, बंगाल के सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ना, बंगाल की आबो हवा को खराब करना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर आगे बढ़ना। इसके नतीजे भविष्य में बड़े घातक साबित हुए। आप देखेंगे कि बंगाल को सिर्फ विभाजित नहीं किया, उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच में भी फूट डाल दी। और यह जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी, इसने आखिरकार 1947 में देश को आजाद तो किया, मगर 2 टुकड़ों में आजाद किया। तो आइए आज हम देखते हैं बंगाल के विभाजन की कहानी। ठीक है साहब, चलिए अब आपको बता दूं, मैं पहली बार इस तरीके के उसमें पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो कोई गलतियां हो तो वही बता दीजिएगा मुझे, है ना। हालांकि मैं माहिर हूं, ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं और परफेक्ट होता जाऊंगा। ओके भाई, मैं एक शिक्षक तो हूं ही, लेकिन शिक्षा के पेशे में आने के पहले मैं ड्रामे भी करता था, नाट्य कलाकार भी था, खूब नाटक भी खूब किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और बंगाल का विभाजन जो टॉपिक है इस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है साहब। तो देखिए, बंगाल विभाजन को हम यहां पर देखेंगे। चलिए इंक सेट कर ली है आप लोगों के लिए। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा। मैंने आपको बताया था कि कर्जन एक बड़ा प्रतिक्रियावादी शासक था। गोपाल कृष्ण गोखले ने तो लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से कर डाली है। तो कर्जन एक प्रतिक्रियावादी शासक था और उसकी नीतियों का एक ही उद्देश्य था, बंगाल को विभाजित करना, ठीक है ना। और वास्तव में लॉर्ड कर्जन ने भारत में असंतोष का तूफान खड़ा कर दिया और इस राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने का प्रयास भी किया। लॉर्ड कर्जन ने आते ही बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांट दिया। एक था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल, ठीक है ना। अब ये बंगाल का प्रारूप कैसा था, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में आज का पूरा बांग्लादेश, ढाका, खुलना, असम और चटगांव का क्षेत्र, ये कहलाए पूर्वी बंगाल, जहां की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी। इज दैट क्लियर? बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी और हिंदू अल्पसंख्यक था और बंगाली हिंदू भी अल्पसंख्यक था। दूसरा भाग बनाया उन्होंने पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आज का पूरा पश्चिम बंगाल जो भारत में है, अर्थात कलकत्ता, 24 परगना, बिहार, उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र, इसकी राजधानी बनाया गया कलकत्ता को। पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया ढाका को, जो मुस्लिम बहुल था। पश्चिम बंगाल की राजधानी बनाया कलकत्ता को, जो हिंदू बहुल था। अब आप यहां देखिए चतुराई, पश्चिम बंगाल में भी बिहारी हिंदू बहुसंख्यक था, उड़िया हिंदू था, आदिवासी हिंदू थे, मुसलमान अल्पसंख्यक थे, बंगाली हिंदू यहां भी अल्पसंख्यक हो गया। तब अब देखिए बंगाल विभाजन की साजिश को देखिए आप, ठीक है ना। पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी ढाका, मुस्लिम बहुसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक और हिंदुओं में भी बंगाली हिंदू अल्पसंख्यक। दूसरा पश्चिम बंगाल, राजधानी कलकत्ता, मुस्लिम अल्पसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक और हिंदुओं में भी बंगाली हिंदू अल्पसंख्यक। तो इस तरीके से लॉर्ड कर्जन ने 2 गेम खेल लिए, ठीक है ना। अब कर्जन से पूछा गया कि आपने बंगाल विभाजन क्यों किया, तो कर्जन साहब क्या जवाब देते हैं? प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से, ठीक है ना। प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से हमने बंगाल को विभाजित किया है। कर्जन का तर्क था कि भाई एक राजधानी कलकत्ता से इतने बड़े साम्राज्य पर शासन, इतने बड़े प्रांत पर शासन करना संभव नहीं था। कितना बड़ा बंगाल, वास्तव में बहुत बड़ा बंगाल था। आप देखिए उस वक्त का बंगाल कैसा था। आज का पूरा बांग्लादेश, पूरा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
झारखंड, मतलब लगभग भारत का 26 से 27% क्षेत्रफल कवर्ड बाय बंगाल। तो कर्जन का जवाब लाजमी था कि हमने प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल को विभाजित किया है और एक राजधानी कलकत्ता से इतने बड़े प्रांत पर शासन करना असंभव सिद्ध होता है। लेकिन जैसे ही बंगाल विभाजन का ड्राफ्ट सामने आया तो उसकी नीति स्पष्ट हो गई। उसने खुद कहा था यह बंगाल विभाजन केवल शासन की सुविधा के लिए नहीं की गई, बल्कि इसके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत बनाया जा रहा है जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी। मतलब कुल मिलाकर के कर्जन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। ठीक है भाई। अब आप देखें, लॉर्ड कर्जन का धूर्तता और कूटनीति से भरा कार्य था ये। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। तो कुल मिलाकर के बात आपको समझ में आई? नहीं आई हो तो बोल देना, मैं फिर से समझा दूंगा भाई। ठीक है। अब हम अगली शीट पर आते हैं। सॉरी, इसको मिटा दें। हाँ, अब ये आपके सामने डिजाइन सामने है एकदम। ठीक है ना। इसके माध्यम से आपको बंगाल विभाजन और स्पष्ट हो जाएगा। पीले क्षेत्र से समझाता हूं मैं, है ना। देखिए आपके सामने एकदम क्लियर नक्शा दिख रहा है ना। पूरा एरिया वाइज सब कुछ दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये ईस्ट बंगाल है। देखिए आप इस नक्शे को देखिए, ये ईस्ट बंगाल था। ठीक है ना। ईस्ट बंगाल का क्षेत्रफल कितना था? 2,75,938। पॉपुलेशन इतनी, मुस्लिम इतनी और हिंदू मुस्लिम इतनी। कुल मिलाकर के जो बंगाल था आपके सामने, इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक था, हिंदू अल्पसंख्यक था और उसमें भी बंगाली हिंदू अल्पसंख्यक था। मैं ख्याल से इंक चेंज कर दूं मैं, आप लोग को देखने में दिक्कत आ रही हो कि मैं लाल इंक पे ही आ जाता हूं। ठीक है ना। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक और बंगाली हिंदू भी अल्पसंख्यक। ईस्ट बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र? पूरा ईस्टर्न बंगाल मतलब बांग्लादेश का क्षेत्र, आसाम, खुलना, चटगांव और कैपिटल क्या रखी गई इसकी? ढाका। यही आगे चल के पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, असम को छोड़ देता हूं। और 1971 के बाद ये एक सेपरेट कंट्री बन जाएगा जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब हम वेस्ट बंगाल पर आते हैं, जिसको उस वक्त बंगाल ही कहा जाता था। ये इसमें आज का पूरा बंगाल, ठीक है ना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का क्षेत्र। ठीक है ना। अब इसकी क्या खासियत थी? इसकी राजधानी रखी गई कलकत्ता। ठीक है ना। यहां पर कौन बहुसंख्यक था? हिंदू बहुसंख्यक था, मुस्लिम अल्पसंख्यक था। लेकिन आप यहां दांव खेलेंगे तो आप देखेंगे बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं। तो हिंदुओं में भी बंगाली हिंदू बेचारा यहां भी अल्पसंख्यक हो गया। तो आप समझ रहे हैं गेम। मुस्लिम बंगाल, हिंदू बंगाल। बंगाली हिंदू जो क्रांतिकारी तत्व था वो यहां भी माइनॉरिटी में आ गया और यहां भी माइनॉरिटी में आ गया। तो जैसे ही ये विभाजन का ड्राफ्ट सामने आया, इस देश की जनता समझ गई, बंगाल की जनता समझ गई, ये बंगाल का विभाजन नहीं है, ये बंगालियों का विभाजन है। समझ में आया आपको? ये बंगाल का विभाजन नहीं है, ये बंगालियों का विभाजन है। यहां तक मामला स्पष्ट हो गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है? मैडम कोई क्वेश्चन पूछे तो मुझे बता दीजिएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, हम अगली स्लाइड पर आते हैं। ठीक है। ठीक, देखिए
देखिए, बंगाल विभाजन के निर्णय की जो घोषणा है 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई, ठीक है ना। और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। यह आपको डेट याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905। एमपीपीएससी के कई विद्यार्थी साक्षात्कार देने के लिए जाते हैं, जिनका जन्म अक्टूबर के महीने में हुआ है, तो उनसे प्रश्न पूछा जाएगा अक्टूबर के महीने की महत्वपूर्ण घटना, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं महोदय 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के आदेश पर बंगाल प्रांत को विभाजित किया गया था। इस घटना को बंग भंग कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह घटना फूट डालो राज करो की नीति का एक प्रैक्टिकल स्वरूप था। लॉर्ड कर्जन ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति को अमली जामा पहना दिया, ठीक है ना। अब जो है यह आंदोलन बड़ी तेजी से चल निकला, लेकिन आप मान के चलिए कि अंग्रेजों का उद्देश्य वास्तव में बंगाल का विभाजन नहीं था। इसलिए आप देखेंगे कि आने वाले समय में 1911 में दोनों बंगाल को उन्होंने एक कर दिया। हिंदुओं को मुसलमानों को अलग अलग करके उन्होंने 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल को फिर से एक कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल का जो आंदोलन था यह बड़ा प्रभावशाली आंदोलन था। 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल को विभाजित किया जाना था, उसी दिन पूरे देश के लोग, स्पेशली बंगाल की प्रजा सक्रिय हो गई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। राखी नहीं बांधी भाई, रक्षा सूत्र ये इस प्रकार के होते, रक्षा सूत्र बांध करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया, ठीक है ना। शोक दिवस के रूप में मनाया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस अवसर के लिए एक गीत भी लिखा था। उस गीत का नाम है आमार सोनार बांग्ला, ठीक है ना। ये जो गीत था बंग भंग आंदोलन का गीत था। आगे चल के यह गीत बांग्लादेश का नेशनल एंथेम बनेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुस्तान का भी नेशनल एंथेम लिखा है, और यही गीत आगे चल के बांग्लादेश का भी नेशनल एंथेम बन जाएगा। क्या नाम था उसका गीत का? आमार सोनार बांग्ला। ये बात आप लोग याद रखिएगा भाई, आमार सोनार बांग्लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंदोलन पूरे देश में फैल गया। एक पुस्तक का जिक्र करना चाहूंगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ। आपको याद होगा बंगाल में पहले एक सन्यासी विद्रोह हुआ था। उस सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर के बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नाम की पुस्तक लिखी थी। यह आनंद मठ नामक पुस्तक इस बंग भंग आंदोलन की बाइबल बन गई। कैसे बन गई साहब? जगह जगह पर आनंद मठ पुस्तक को बांटा जाने लगा, और जहां जहां पर इस पुस्तक को बांटा जाता था वहां की जनता आंदोलन के लिए तैयार हो जाती थी। ब्रिटिश पुलिस ने जब आंदोलन को कुचलना शुरू किया, लोगों के घरों में घुस करके आनंद मठ को जब्त करते थे, चौराहों पर उनका होलिका की तरह ढेर लगाते थे और उन्हें आग के हवाले कर देते थे। तो एक छोटी सी पुस्तक क्रांति की बाइबल बन गई। भाई पुस्तकों का, समाचार पत्रों का बड़ा महत्व था आंदोलनों के प्रचार प्रसार में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, गर्तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार नहीं था, ये एक पुस्तक थी जिसने इस क्रांति को पैदा कर दिया। ठीक है, देखिए क्रांति की घटना कितनी महत्वपूर्ण होती है कि यहां से भी शीट गायब हो गई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा बंगाल आंदोलन की आग में कूद पड़ा जी। हाँ, क्या क्वेश्चन है, पूछे भाई। तनुश्री,
तनुश्री। भाई थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, लेक्चर के बीच में ना पूछें, लेक्चर पूरा हो जाए उसके बाद आखिरी में पूछ लिया करिए क्वेश्चन, है ना। लेक्चर के बीच में पूछने से फिर हमारा तारतम्य बिगड़ जाता है ना। शिक्षा का कार्य है भाई, कोई आलू प्याज तो बेचने का है नहीं कि भाई साहब आलू कितने के दिए, प्याज कितने के दिए। पढ़ाने का काम है, तो वो गंभीरता आप लोग भी मेंटेन कीजिए। लेक्चर पूरा हो जाएगा, आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, राइट। तो बिल्कुल अभी सिर्फ ध्यान से सुनना है, सुनोगे तो ही प्रश्न पूछ पाओगे भाई। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आंदोलन पूरे देश में फैल गया और जल्द ही आंदोलन स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है देश पूरा बंगाल जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बंट चुका था, ठीक है ना। राइट। अब देखिए यहां पर वही डायग्राम दिया गया। पूर्वी बंगाल में असम और बंगाल का क्षेत्र था, राजधानी ढाका, चटगांव जिले मिलाए गए और कुल 3 करोड़ 10 लाख की आबादी थी। इसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, अर्थात मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक। इस प्रांत का मुख्यालय बनाया गया ढाका में। पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल थे। इसकी पॉपुलेशन 5 करोड़ 40 लाख थी। इसमें 4 करोड़ 50 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुसलमान थे, अर्थात मुस्लिम बहुल हिंदू बहुल प्रांत। मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल, हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल। 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, ठीक है ना। यहां पर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी का जिक्र आता है। गोखले क्या बोलते हैं, यह एक निर्मम भूल है। यह वही अवसर था जब गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या बोलते हैं, यह निर्णय हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी खेमे के नेता थे, कभी ब्रिटिश सरकार की आलोचना नहीं करते थे, लेकिन इस मुद्दे पर वो भी आहत थे, गोखले भी आहत थे, ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जल्द ही आंदोलन तेजी से चल निकला। महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता लोकमान्य तिलक भी इस आंदोलन में कूद पड़े। लोकमान्य तिलक आ गए, ठीक है ना। चौधरी अजीत सिंह आ गए, लाला लाजपत राय पंजाब से कूद पड़े, ठीक है ना। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में नेतृत्व किया। मतलब सोचिए आप, घटना एक प्रांत की है लेकिन प्रभाव पूरे देश पर हो रहा है। कितने सारे, चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में, सैयद हैदर रजा दिल्ली में, ठीक है ना, लाला लाजपत राय पंजाब में, अजीत सिंह, लोकमान्य तिलक पुणे में, पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया। क्योंकि देश की जनता समझ चुकी थी कि आज इन्होंने बंगाल को तोड़ा है, आज इन्होंने बंगालियों को तोड़ा है, कल ये पूरे देश को तोड़ेंगे। इसलिए आप देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है 1857 के विद्रोह के बाद कि पूरा देश किसी घटना के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। तो इस तरीके से बंग भंग आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैल गया। जल्द ही इसमें बहिष्कार आंदोलन भी जुड़ गया। एक मिनट, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ये बंग भंग आंदोलन के बाई प्रोडक्ट थे। देखिए बंगाली नेता और पूरे देश के नेता समझ गए कि ब्रिटिश सरकार को यदि झुकाना है तो हमें उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। पहली बार भारत में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार की बात की गई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी विद्यालयों का बहिष्कार, विदेशी कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी अदालतों का बहिष्कार
और जितना भी विदेशी था, जो कुछ भी विदेशी था, उन सब का बहिष्कार किया जाएगा और ब्रिटिश सरकार और उनकी बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। ये बात तय हुई कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। 1905 में बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले और उन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया। कांग्रेस के भीतर दो गुट थे, उदारवादी गुट और गरमपंथी गुट। गरमपंथी गुट के नेता थे लाल बाल पाल अर्थात लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और साथ में अरविंद घोष। गरम दल चाहता था कि यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाए, ठीक है ना, और वास्तव में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसके साथ जुड़ गए और तेजी से चल निकले। हमने विदेशी संस्थाओं का, विदेशी वस्तुओं का सिर्फ बहिष्कार ही नहीं किया, हमने स्वदेशी संस्थाओं का विकास किया। यदि बच्चे विदेशी स्कूल से नाम वापस लेते थे तो उनके लिए स्वदेशी स्कूल खोले गए। जो ब्रिटिश विश्वविद्यालयों से नाम हटाते थे उनके लिए स्वदेशी विश्वविद्यालय खोले गए। जो ब्रिटिश सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे रहे थे उनके लिए कारखाने स्थापित किए गए साहब, ठीक है ना, उनके लिए बहुत सारे स्वदेशी उद्योग स्थापित किए गए। मतलब वहां से छोड़ो इधर आ जाओ। पहली बार भारत की राजनीति में एक नया प्रयोग किया गया और वास्तव में ब्रिटिश सरकार बौखला गई, ठीक है ना। अब इस आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे और शीघ्र ही स्वदेश बांधव समिति फैल गई और इसके नतीजे सामने आने लगे। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना का उद्देश्य यह था, ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त मत करो, स्वदेशी शिक्षा प्राप्त करो। स्वदेशी शिक्षा का भी वही महत्व है, ब्रिटिश शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से अपने समर्थक काले अंग्रेजों की फौज तैयार कर रही थी। ऐसे भारतीय जो शकल सूरत से तो भारतीय हो मगर दिमाग से विदेशी हो, भाषा से विदेशी हो, गिटर पिटर अंग्रेजी बोलें और मानसिक रूप से उन्हीं के साथ जुड़ जाएं। तो ऐसे स्थिति में 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई। यही काल बंगला साहित्य के लिए भी स्वर्ण काल था। बेहतरीन क्वालिटी का बंगाली भाषा में साहित्य लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर का गीत आमार सोनार बांग्ला, ये गीत लिखा और ये गीत आगे चल के 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ पाकिस्तान के जुल्म सितम से, तो बांग्लादेश का ये नेशनल एंथेम बना, गान बना, ठीक है ना। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीतों का संकलन भी लिखा, गीतांजलि। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया साहित्य में। और मैं एक बात बता दूं, पहले उन्होंने गीतांजलि बांग्ला में लिखी, नोबेल कमेटी के पास भेजा, नोबेल कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीतांजलि को एक ब्रिटिश पोएट यीट्स से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया। उस अंग्रेजी ट्रांसलेशन को नोबेल पुरस्कार मिला। कला के क्षेत्र में स्वदेशीवाद आ चुका था। अवनींद्रनाथ टैगोर अपने समय के मशहूर चित्रकार, इन्होंने स्वदेशी चित्रकारी की। स्वदेशी चित्रकारी मतलब ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त लोकल चित्रकारी, ठीक है ना, अवनींद्रनाथ टैगोर। और खास बात यह है कि पहली बार भारत के किसी आंदोलन में महिलाओं ने खुल करके हिस्सा लिया। नहीं तो आप देखें इसके पहले भी कोई आंदोलन हुए हैं, महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर रही है, लेकिन इस आंदोलन में महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी ने इसमें खुल करके भाग लिया, ठीक है साहब। एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट होने मुझे भी टाइम लगेगा भाई, है ना।
अब मैंने जीवन के 22-23 साल चौक बोर्ड डस्टर से पढ़ाया है, और पहली बार कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आई है तो घबराना मत भाई, मैं आदी हो जाऊंगा बहुत जल्दी, इसका आप लोगों से पहले हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो भाई अब 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने। यह क्वेश्चन परीक्षा में आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने अध्यक्ष पद पर रहते हुए स्वराज की मांग की। वो दादा भाई नौरोजी थे। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए नौरोजी ने स्वराज की मांग की। दादा भाई नौरोजी कोई सामान्य शख्सियत नहीं है साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी खेमे के ये नेता थे, एक महान अर्थशास्त्री थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने फेमस ड्रेन थ्योरी या निकासी सिद्धांत को पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश सरकार कैसे भारत के धन को लंदन शिफ्ट कर रही है। भारत दिनों दिन गरीब होता जा रहा है, लंदन दिनों दिन, इंग्लैंड दिनों दिन अमीर होता जा रहा है। दादा भाई नौरोजी वो शख्सियत है जिन्होंने पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना की। उन्होंने उस वक्त भारतीय नागरिकों की आय 20 रुपए सालाना बताई थी, पर कैपिटा इनकम। तो जब वो दादा भाई नौरोजी ने भी अब स्वराज की मांग कर दी। हालांकि जो नारा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा है। स्वराज इज अवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये नारा बाल गंगाधर तिलक साहब का है। मगर ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आए स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से सबसे पहली बार किसने की है, तो दादा भाई नौरोजी ने की है, ठीक है साहब। अब जो है धीरे धीरे ये आंदोलन और तेजी से चलने लगा। विभाजन रद्द की घोषणा। देखिए, आंदोलन के दौरान ही स्वदेशी और बहिष्कार के मुद्दे पर आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी अर्थात गरम दल और नरम दल के नेताओं के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। इन्हीं मतभेदों के बीच 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया। इसे कहा जाता है सूरत अधिवेशन। इस सूरत अधिवेशन में गरम दलियों ने मांग की कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष एक गरम दली होगा। हालांकि मांग 1906 में भी कर चुके थे, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में गरम दलियों की संख्या कम थी। मैं आपको बता दूं, गरम दलियों का जनता के ऊपर प्रभाव ज़्यादा था, मगर कांग्रेस में उनकी संख्या कम थी। नरम दलियों की संख्या ज़्यादा थी। 1905 में उन्होंने मांग की गरम दली को नेता बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए, नहीं बनाया गया। 1906 में मांग की, नहीं बनाया गया। 1907 में उन्होंने फिर मांग की, इस बार भी नहीं सुना था, और रास बिहारी बोस को वो अध्यक्ष बनाने में नरम दली कामयाब हो गए। गरम दलियों को लगा यार ये मामला तो गड़बड़ है, हमारी तो सुनते ही नहीं, हमारी संख्या कम है तो क्या हुआ, हमारा क्या महत्व तो नहीं है। तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हो रहा था, उसमें जब गरम दलियों ने देखा कि कोई भी गरम दली इस बार भी अध्यक्ष बनने में नाकाम रहा है और रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनने में कामयाब हो गए हैं, तो गरम दलियों ने उपद्रव मचाया। नरम दलियों ने एकजुट होकर के गरम दलियों को अर्थात उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल बाहर किया। इस घटना को इतिहास में सूरत की फूट कहा जाता है, स्प्लिट इन सूरत। सूरत की फूट से बंग भंग आंदोलन कमजोर हो गया। बिपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अरविंद घोष गिरफ्तार हो गए। लोकमान्य तिलक गिरफ्तार हो गए। बहुत सारे कांग्रेसी नेता धीरे धीरे आंदोलन से दूर होने लगे और आंदोलन समाप्त हो गया। बंग भंग आंदोलन समाप्त हो गया।
इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता की राजनीति चली, जिसका जिक्र मैं आने वाले व्याख्यानों में करूंगा। और आखिरकार 1911 में अंग्रेज सरकार ने खुद ही बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी। कैसे की साहब, वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। सूरत की फूट एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ठीक है ना। स्प्लिट इन सूरत या सूरत स्प्लिट 1907। मैंने आपको बताया था कि बंग भंग आंदोलन के स्वरूप को लेकर, बहिष्कार को लेकर, स्वदेशी को लेकर गरम दलियों नरम दलियों में फूट हो गई और आखिरकार सूरत अधिवेशन में गरम दलियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, ये गरम दल और नरम दल का लफड़ा क्या है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, एलन ऑक्टविन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और स्थापना के कुछ समय बाद ही कांग्रेस के भीतर दो गुट हो गए। एक गुट नरम दल या उदारवादी कहलाए, दूसरा गुट गरम दल या उग्रवादी कहलाए। अब नरम दलियों में गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, एमजी रानाडे थे, दीनशाह वाचा थे और भी बहुत सारे नेता थे। नरम दलियों की संख्या ज्यादा थी। गरम दलियों में लाल बाल पाल थे और अरविंद घोष थे। नरम दलियों और गरम दलियों के बीच में मतभेद का मूल कारण क्या था? नरम दली जो नेता थे, उनको अगर ब्रिटिश सरकार से कोई मांग मनवानी हो, कुछ कहना हो, तो क्या करते थे? वो याचिका लिखते थे, ज्ञापन देते थे, ठीक है ना, रिट लगाते थे, पिटीशन लगाते थे, ज्ञापन देते थे, ब्रिटिश सरकार को ज्ञापन देते थे, वो फाड़ के डस्टबिन में डाल देती थी, देखते तक नहीं थे। नरम दली फिर ज्ञापन भेजते, आदरणीय वाइसराय फला 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 आपका आज्ञाकारी, वो फिर डस्टबिन में डाल देते, फाड़ के फेंक देते सब। नरम दलियों की जो कार्यप्रणाली थी, इससे धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर असंतोष होने लगा। कांग्रेस के कुछ उग्रवादी विचारधारा के लोग जैसे लोकमान्य तिलक नरम दलियों की इस कार्यप्रणाली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति बोलते हैं, पॉलिटिकल बैगरी। तिलक ने कहा इस तरीके से भीख मांगने से हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भाषण देना पड़ेंगे। और इसी उद्देश्य से तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव प्रारंभ किए, जनता को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू किया। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता परीक्षा में। एक ब्रिटिश पत्रकार था, यहां कहीं लिख देता हूं मैं उसका नाम, वैलेंटाइन चिरोल, या इसको वैलेंटाइन शिरोल भी कहते हैं कई लोग। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन अनरेस्ट। इस इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, भारतीय अशांति का जनक। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरीके से कांग्रेसियों में गरम दल और नरम दल के बीच में भारी फूट पड़ चुकी थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में इन नरम दलियों ने एकजुट होकर के गरम दलियों को कांग्रेस से निकाल बाहर किया, ठीक है ना। अब आप देखें यहां पर भी वही बात की गई है। दिसंबर 1906 में अध्यक्ष पद को लेकर कलकत्ता अधिवेशन में मतभेद उभरे, ठीक है ना। उसके बाद फिर सूरत अधिवेशन में भी मतभेद उभरे। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में कामयाब हो गए। गरम पंथियों को गहरा झटका लगा, उन्होंने उपद्रव मचाया, तो नरम पंथियों ने गरम पंथियों को निकाल बाहर किया कांग्रेस से। कांग्रेस में विभाजन हो गया। लोकमान्य तिलक को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, मांडले जेल जो बर्मा में थी वहां भेज दिया। बर्मा को आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है।
इसी मांडले जेल में रहते हुए तिलक ने एक बड़ी शानदार किताब लिखी थी। देखिए, मैं जो नोट्स में नहीं है मैं वो भी बताता जा रहा हूं, क्योंकि पढ़ाते समय याद आ जाता है कौन सी चीज परीक्षा में आई है। मांडले जेल में रहते हुए लोकमान्य तिलक साहब ने पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य। गीता के ऊपर लिखी गई एक बेहतरीन टीका जो तिलक साहब ने लिखी, उसका नाम है गीता रहस्य। और यहीं पर उनने एक और पुस्तक लिखी थी, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, जिसमें तिलक साहब ने बताया कि भारत में आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। मतलब आप सोचिए कितने क्रांतिकारी व्यक्ति थे। जेल के बाहर हैं तो जनता को भड़का रहे हैं, जेल के भीतर है तो किताबें लिख करके अपना काम कर रहे हैं। देखिए, जिसके दिमाग में क्रांतिकारी विचार होते ना, उसकी कलम भी क्रांतिकारी होती है। और तिलक इस बात के जीते जागते सबूत हैं। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव उन्होंने प्रारंभ किए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जनता को जागृत कर दिया। मैं इंदौर की जमीन से आपको व्याख्यान दे रहा हूं। इसी इंदौर में लोकमान्य तिलक चिमन बाग मैदान में आते थे, भाषण देते थे। इंदौर में मराठी बहुल संख्या बहुत ज्यादा थी, तिलक बहुत धारा प्रवाह मराठी बोलते थे। इंदौर की जनता को भड़का के चले आते थे। ब्रिटिश सरकार बड़ी परेशान थी। अब तिलक उत्सव और शिवाजी उत्सव कैसे क्यों मनाया उन्होंने, मैं इसके पीछे की कहानी भी सुना देता हूं आपको। क्योंकि उस समय पूरे देश में धारा 144 लागू थी। 4-5 लोग पब्लिक प्लेस पर सार्वजनिक रूप से इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते थे, अनलॉफुल असेंबलिंग माना जाता था। तो तिलक ने सोचा मैं जनता को इकट्ठा कैसे करूं। अब इसमें एक जो ब्रिटिश कानून था, इसमें एक लूप होल था कि आप राजनीतिक उद्देश्यों से एकत्रित नहीं हो सकते। तो तिलक ने कहा ठीक है भाई, हम धार्मिक उद्देश्य से और सांस्कृतिक उद्देश्य से एकत्रित हो जाएंगे। शिवाजी उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव था, गणपति उत्सव एक धार्मिक उत्सव था। इन दो उत्सव के बहाने उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को एक जगह पर इकट्ठा किया, पूना में, संस्कृति और धर्म के आधार पर इकट्ठा किया और वहां पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भाषणबाजी की। तो इन दोनों उत्सवों के पीछे भी तिलक का उद्देश्य था भारत के जनमानस को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोही बनाना, ब्रिटिश सरकार की कारगुजारियों को भारत की जनता के सामने प्रस्तुत करना। और उसमें तिलक कामयाब हो गए। तिलक की बढ़ती हुई लोकप्रियता कहीं ना कहीं इन नरमदली नेताओं में खलबली भी मचा रही थी। 1907 में सूरत की फूट हुई, गरमदली नेता कांग्रेस से निकाल बाहर किए गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी जनाधार खत्म हो गया। मैं आपको बताऊं, आगे चल के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन गरमदली नेताओं को वापस कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। ये कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि इनके बगैर कांग्रेस चल भी नहीं सकती थी। जनता भी नरमदली नेताओं को पसंद नहीं करती थी, वो जनता गरमदली नेताओं को ही पसंद करती थी। तो भाई, ये आपकी शीट यहां पर प्रारंभ खत्म होती है और आपका जो टॉपिक है बंगाल विभाजन, ये टॉपिक भी संपूर्ण होता है। पूरा सार मैं आपको बता दूं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दो भागों में बांटा। एक मुस्लिम बहुल था पूर्वी बंगाल, जिसकी राजधानी ढाका थी। एक हिंदू बहुल था पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी। इस बंगाल विभाजन के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ। कांग्रेस ने भी आंदोलन में भाग लिया, टैगोर के नेतृत्व में जनता ने भाग लिया। लेकिन किसी कारणवश सूरत फूट के कारण और विपिन चंद्र पाल और कई नेताओं की असक्रियता के कारण आंदोलन समाप्त हो गया। 1911 में, हालांकि मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा, फिर भी मैं बता दूं, 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान आ रहा था। उसके स्वागत में 1911 में दिसंबर के महीने में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया और इस दरबार में जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में एक निर्णय लिया गया। निर्णय यह था कि 1905 में हमने जिस बंगाल को विभाजित किया उसको फिर एक कर रहे हैं। दूसरा निर्णय था राजधानी परिवर्तन का, कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली होगी। तो इस तरीके से 1911 में उन्होंने बंगाल को फिर एक कर दिया। वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए। लेकिन बात वही है कि बंगाल विभाजन की इस घटना का भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में बड़ा गहरा महत्व है।
दिवाली में हम वो फटाके जलाते ना, एक कोने के बम को जलाते तो तड़ 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 पूरी जलती चली जाती है। वही घटना 1905 के बंगाल विभाजन की है। यहां से जो राष्ट्रवाद का विस्फोट प्रारंभ हुआ वो कब खत्म हुआ? 1947 में जाकर के। भारत की जनता अब मुखर होकर के ब्रिटिश सरकार का विरोध करना सीख गई थी और ये क्रांति की लहर बंगाल में पैदा हुई और पूरे देश में फैल गई। यही इस आंदोलन का महत्व है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।